हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल अपना टॉपिक चल रहा था अणुसूत्र बनाने के नियम। तो अणुसूत्र बनाने के नियम में अपन ने सारे नियम पढ़े थे, ठीक है। अब अपन अणुसूत्र बनाने के नियम के बाद में पढ़ते हैं अणुसूत्र का महत्व। अणुसूत्र का क्या महत्व है? अणुसूत्र से हमको किन किन बातों की जानकारी प्राप्त होती है, वो सारी चीज़ें अणुसूत्र के महत्व को प्रदर्शित करेगी। पहली बात, अणुसूत्र के द्वारा अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं का अणुसूत्र के द्वारा अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं का ज्ञान होता है कि इसमें कितने परमाणु भाग ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे जल का अणुसूत्र H2 होता है, तो इसमें अपन को मालूम पड़ेगा कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु इसमें उपस्थित है, ठीक है। इसी प्रकार अणुसूत्र के द्वारा किसी यौगिक के रासायनिक नाम का ज्ञान होता है। ये किसका सूत्र है, कौन सा पदार्थ है, इसके बारे में अणुसूत्र से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरे नंबर की बात करें, अणुसूत्र के द्वारा पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं का भार ज्ञात होने पर अणु भार ज्ञात किया जा सकता है, ये सारे अणुसूत्र के क्या हैं, महत्व है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अणुसूत्र के द्वारा जैसे मान लीजिए अपन से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमको मालूम है कि सोडियम किसे कहते हैं और हाइड्रोक्साइड एक मूलक है, तो इससे सूत्र कैसे बनाएंगे नियम के अनुसार, तो Na+ और हाइड्रोक्साइड का OH- दोनों की संयोजकता बराबर है, कट जाएगी तो क्या बनेगा, NaOH। अब ध्यान देना यहाँ पर Na सोडियम और O ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन। अगर हमको इनके द्रव्यमान परमाणु भार ज्ञात हैं तो इनके अणु भार निकाल सकते हैं अपन। Na का कितना होता है, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 16 17 40, कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से अणु भार को भी ज्ञात किया जा सकता है अणुसूत्र के ही द्वारा। तो ये सभी जो है अणुसूत्र का महत्व है। अब बात आती है, कुछ चीज़ें अपन समझेंगे जिनके द्वारा जो है अणुसूत्रों को लिखना और रासायनिक समीकरण बनाना, इन सभी को आसान रहेगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए कि किसी तत्व यौगिक में, कोई यौगिक है उसमें किसी तत्व के कितने परमाणु उपस्थित है, इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण देखिए,
HCl। अब जब किसी यौगिक के आगे कोई संख्यात्मक मान ना हो, नीचे भी कोई संख्यात्मक मान ना हो, तो उनके परमाणुओं की संख्या, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन का तत्व है, क्लोरीन का तत्व है, दो तत्व हैं और इनकी संख्या कितनी कितनी है, एक एक है। कितनी कितनी है, एक एक, ठीक है। लेकिन यदि इसी को वो लिख देता 2HCl, 2HCl, अब ये दो इसके आगे लग गया, जैसे मैथ में कोष्टक के आगे लगा दिया जाता है दो, तो वो उसी सभी संख्या जो कोष्टक के अंदर होती है उनका मान होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, दो, और क्लोरीन के भी कितने हो जाएंगे, दो परमाणु हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हमको परमाणुओं की संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन जैसे आपको दे दे, मान लीजिए MgCl2, ये दे दे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर देखिए दो केवल क्लोरीन के नीचे, Mg के आगे नीचे कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर Mg की परमाणु संख्या 1 और क्लोरीन की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। तो सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि किसी यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं और उनकी संख्या कितनी है। यदि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से दे दें 2H2O। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब ऐसे समीकरण, ऐसे यौगिक दिए जाते हैं तो उनके संख्यात्मक मानों को यदि हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है। तो हाइड्रोजन, देखिए ध्यान देना, ये दो जो है हाइड्रोजन के आगे भी लग रहा है और ऑक्सीजन के आगे भी लग रहा है, लेकिन इस हाइड्रोजन के नीचे दो और लग रहा है। कितना लग रहा है, 2। तो इस 2 को इससे गुणा किया जाएगा तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। और ऑक्सीजन का कितना रहेगा, 2, क्योंकि ऑक्सीजन के आगे कितने हैं, पहले 2 है, नीचे कोई संख्या नहीं है। लेकिन यदि ऐसे होता 2H2O, 2H2O2 ऐसे होता, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें अगर अपन संख्यात्मक मान की बात करें, संख्या निकालने की बात करें, तो देखिए ध्यान देना, यहाँ पर 2 आगे लग रहा है सभी के, तो हाइड्रोजन का भी 2 होगा और ऑक्सीजन का भी 2 होगा। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे भी 2 है, ऑक्सीजन के नीचे भी 2 है, तो हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 2 को इससे गुणा करेंगे 4, 2 को इससे गुणा करेंगे 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तत्वों की संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे दे दे H2SO4। अब यहाँ पर तत्वों की संख्या की बात करें, पहले तत्वों को पहचाने, कौन कौन से तत्व है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, सल्फर के आगे भी कुछ नहीं लग रहा, नीचे भी कुछ नहीं लग रहा, तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे कितने लग रहे हैं, 4, तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन यदि इसी को ऐसे दे देता वो 2H2SO4, तो अब ध्यान देना, यहाँ पर 2 सभी के आगे लग गया, हाइड्रोजन के आगे भी लग गया, सल्फर के आगे भी लग गया, ऑक्सीजन के आगे भी लग गया, तो सभी का 2 तो होगा ही। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे 2 है, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सल्फर के आगे नीचे कोई संख्या नहीं है, केवल ये संख्या है, तो सल्फर के कितने होंगे, 2। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से तत्वों के परमाणु की संख्याओं को ज्ञात किया जाता है। तो ये तो सामान्य बात है, ठीक है। जैसे कुछ तत्व होते हैं, ध्यान देना, कुछ जटिल मूलक जिनको कोष्टक में लिखा जाता है, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये कोष्टक वाली संख्या होती है तो उनमें परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करें। आप देखिए Ca है, तो Ca के आगे तो कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है ना, तो Ca की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 1। लेकिन कोष्टक में कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और दोनों ही कोष्टक में हैं, और कोष्टक के नीचे कितने लग रहा है, 2। तो दोनों के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2-2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2-2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। यहाँ पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, उसके नीचे 2 लग रहा है, ठीक है। जैसे अपन से कहता है कैल्शियम नाइट्रेट, तो अपन ने बनाया था CaNO3 का होल ट्वाइस, ये बनाया था कैल्शियम नाइट्रेट का। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम का 1 है ही है, नाइट्रोजन का कितना है, अब 2 आगे लग रहा, नीचे लग रहा है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का 1 यहाँ पर, ऑक्सीजन के पहले से कितने, 3, तो 3 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और नाइट्रोजन के कितने होंगे, 2, तो कोष्टक के बाहर कितने हैं, 2, तो ये 2 से गुणा किया नाइट्रोजन को 2, और ऑक्सीजन के 3 से 2 को गुणा किया तो कितना हो गई, 6। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस प्रकार से परमाणु की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण लेते हैं,
जो सबसे अपन कह सकते हैं जटिल उदाहरण, यदि इसको करना आ जाता है अपन पर, जैसे 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। लेड नाइट्रेट का सूत्र है ये। लेड नाइट्रेट का सूत्र कैसे बना, Pb+2NO3 माइनस, ठीक है ना। अब दोनों की वो है तो अपन व्युत्क्रम करेंगे अलग अलग होने के कारण, तो Pb और NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या है अणुओं की कितनी ली है, 2 ली है। कितनी ली है, 2। इस कारण जो है मैंने 2PbNO3 का होल ट्वाइस लिखा। कितनी भी लिख सकते हैं संख्या को यहाँ। अब ध्यान देना, यहाँ पर Pb मतलब लेड, संख्या देखें तो ये लेड जो है कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के अंदर नहीं है। और सिंपल सी बात है, इसके आगे 2 लग रहा है तो लेड की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। अब बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। ध्यान देना, नाइट्रोजन जो है कोष्टक में बंद है, लेकिन इससे पहले ये देखिए 2 लग रहा है, ये 2 सभी के लिए, तो नाइट्रोजन के 2 तो हो ही गए। इसी प्रकार ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के नीचे 3 लग रहे हैं और 3 दूनी 6, लेकिन इसके नीचे कोष्टक भी लग रहा है। तो देखिए अब नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 तो ये है ही हैं, और आगे 2, 2 दूनी 4, कितने हो जाएंगे, 4। इसी प्रकार ऑक्सीजन के देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, गुणा करते हैं, इस कारण जो है कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें जब हमको ज्ञात हो जाएंगी, यानी इनकी संख्या निकालना हम पर आ जाएगा। यहाँ पर कितने हैं, ये 12 है। कितने हैं, 12, ठीक है ना। तो जब ये चीज़ें हम पर आ जाएंगी, इनको निकालना हम सीख जाएंगे, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु की संख्याओं को निकालना हम अच्छे से जान जाएंगे, तो हम जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकेंगे। क्योंकि अपन जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आज अपन ने जो है मुख्य रूप से पढ़ा कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं को ज्ञात करना, कि कैसे ज्ञात किया जाता है। आशा करता हूँ आज के वीडियो में सब कुछ आपके अच्छे से समझ में आया होगा और घर पर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कल अपन रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण संतुलित करने का टॉपिक का